वो क्या चीज थी उससे आपको कोई मतलब नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो परले दर्जे का बेवकूफ है। उसकी मूर्खता के कारण यॉट के कप्तान को पता चल गया कि उसके पास क्या चीज है। अपने रहस्योद्घाटन के खौफ से कैलिस ने अपने चाकू से यॉट के कप्तान की हत्या कर दी। उसका विचार था कि वो कप्तान की लाश को समुद्र में फेंक देगा और बात आई गई हो जाएगी। किंतु दुर्भाग्य से यॉट पर सवार लड़की ने कैलिस को कप्तान की हत्या करते देख लिया था। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए कैलिस ने उस लड़की की भी हत्या कर दी और तत्पश्चात उसकी मां की भी। मिस्टर मेगन, कैलिस की इस हिमाकत ने मेरी पूरी योजना ठप करके रख दी थी। मैं जानता हूं कि आपके यॉट को समुद्र में गर्क करने के लिए मुझे कितनी मुसीबत उठानी पड़ी थी। पहले तो मैंने तुम्हें गाली ही दी थी कि तुम उल्लू के पट्टे हो, किंतु अब मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि तुम परले दर्जे के हरामजादे हो। और जो तुम कह रहे हो कि कैलिस के पास कोई चीज थी जिसका मुझे कोई संबंध ही नहीं, तो मैं जानता हूं कि वो क्या चीज थी। वो कोकीन थी। रॉबिन्सन ने अविचलित स्वर में कहा, मैं हरामजादा हूं या कैलिस के पास कोकीन थी, यह बात अलग है। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने उस बेवकूफ कैलिस को कैसे ढूंढ निकाला था। मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं था कि उसके प्रश्न का उत्तर न देता। साथ ही मेरे अंदर कंपकपी सी छूटने लगी थी, क्योंकि रॉबिन्सन ने मेरे परिवार की हत्या का यूं बयान किया था मानो उसके लिए 3 व्यक्तियों की हत्या का कोई अर्थ ही ना हो। आखिर मैंने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे पास कैलिस की फोटो थी। आपको उसकी फोटो कैसे मिल गई? मैंने रॉबिन्सन को बताया कि मेरी लड़की सूजन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मियामी रवाना होने से एक दिन पहले उसने यॉट की तस्वीरें ली थी। रवानगी के समय वो अपना कैमरा साथ ले जाना भूल गई थी। मैंने कैमरे से फिल्म निकलवाकर उसके चित्र उभरवा लिए थे। उनमें कैलिस का भी एक चित्र था। इस तरह से उसकी फोटो मेरे हाथ लगी थी। तो कैलिस का चित्र आपने पुलिस के हवाले कर दिया होगा? रॉबिन्सन ने मुझसे पूछा। मैंने उत्तर देते हुए कहा, बहामा द्वीप समूह के हर पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो लगी हुई है। इसका तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। खैर, आप कैलिस को खोजने ज़ुमेंटो द्वीप गए थे। आपको कैसे पता चला था कि कैलिस वहां पर है? उसके यॉट से। पर उसके यॉट का नाम और रंग आदि तो बदले हुए थे। इतनी अच्छी तरह से नहीं कि पहचाना न जा सकता हो। रॉबिन्सन ने मुझे बताया, आपसे बच निकलने के बाद वो सीधा मेरे पास पहुंचा था और कहने लगा था कि आपको मेरी तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी है। जब मैं यही नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो मुझे तुम्हारी योजनाओं की जानकारी कैसे हो सकती है? मैंने कहा, यही मैंने सोचा था, किंतु कैलिस ने कुछ ऐसी मार्के की बातें बताई थी कि मैं दुविधा में पड़ गया था। उसने मुझसे एक ऐसी बात बताई थी जिसका मेरे सिवाय और किसी को कोई पता नहीं था, और वो बिल्कुल सच बात थी। कैलिस ने तुमसे यह कहा था कि मैंने उसे बातें बताई हैं। कैलिस ने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुमने उसे ये बातें बताई हैं। पर जब आप किसी फोर्ड नामी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे थे, तो कैलिस कान लगाए सुन रहा था। कैलिस से वो सब सुनकर मैं इस कदर घबरा गया था कि मैंने आपकी हत्या के आदेश जारी कर दिए थे। ये आपका सौभाग्य था कि आप बच गए। जिस विमान में आपका मित्र एवं आपका विमान चालक बिल पिडर 4 अमरीकी महागीरों को स्टेला डेविस द्वीप ले जा रहा था, उस विमान में आपको भी सफर करना था। मैंने उस विमान में एक टाइम बम रखवा दिया था, पर अचानक पैर में मोच आ जाने के कारण आपने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया तथा उस विमान में सवार नहीं हुए थे। अतः आप बच गए तथा वो विमान बम फटते ही रडार के पर्दे से अचानक गायब होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसका आशय है कि तुमने ही मेरे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करवाकर 5 और लोगों की भी हत्या की थी। आदमी कितना ही संतुलित क्यों ना हो मिस्टर मेगन, यदा कदा घबराहट में ऐसा ही हो जाता है। बहरहाल, तत्पश्चात जब मैं अपने होशो आवास में आया, तो मैंने सोचा कि बेहतर यह होगा कि आपके भाग्य का निर्णय करने से पहले आपसे पूछताछ की जाए। बहामा में ऐसा करना असंभव था, क्योंकि पेरिगार्ड हर समय आपके आगे पीछे लगा रहता था। अतः मैंने यह फैसला किया कि आपको अपनी मर्जी के स्थान पर लाकर आपसे पूछताछ की जाए। इसी कारण आप इस समय यहां पर तशरीफ फरमा रहे हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि आपने पेरिगार्ड को क्या क्या बताया है। मेरे लिए यह जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे मेरे आइंदा के कार्यक्रमों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब तनिक सोचिए, अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। शनाय शनाय आपको याद आ जाएगा कि आपने पेरिगार्ड को क्या क्या बताया है। कहकर रॉबिन्सन अपनी जगह से उठा और लेरॉय को चौकस करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। करीब 5 मिनट पश्चात वो पिस्तौलधारी कमरे में आया और लेरॉय कमरे से बाहर चला गया, और उसकी जगह वो पिस्तौलधारी अपनी पिस्तौल मेरी ओर तानकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रॉबिन्सन फिर मेरे कमरे में लौट आया।
बोला, अब खिड़की के पास चले जाइए और देखिए मैं आपको कैसा दृश्य दिखाता हूं। मैंने वहीं बिस्तरे पर बैठे बैठे कहा, ये तमाशे रहने दो, तुम बस मुझ पर एक कृपा करो, मेरी पत्नी को रिहा कर दो। अभी नहीं, रॉबिन्सन ने उत्तर दिया, पहले आप ये दृश्य देखिए। विवशता पूर्वक मैं खिड़की के निकट आकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। पिस्तौलधारी मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। बाहर कोई विशेष चीज दिखाई नहीं पड़ रही थी, वही पेड़ तथा सूर्य का प्रकाश, रोजमर्रा की देखी भाली चीजें। तनिक देर बाद लेरॉय एक और आदमी के साथ एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलिस, मेरे मुंह से निकला। हाँ, वो कैलिस ही है, रॉबिन्सन ने हंसकर उत्तर देते हुए कहा। लेरॉय के हाथ में अभी भी वो बंदूक थी। वो अपने जूते के तमसे बांधने के लिए नीचे झुक गया। उसने कैलिस को आगे चलने को कहा। कैलिस कोई 10 फुट ही आगे गया होगा कि लेरॉय ने पीछे से उसकी पीठ में 2 गोलियां दाग दी। कैलिस धड़ाम से आगे जा गिरा। देखो, रॉबिन्सन ने मुझसे कहा, तुम्हारे परिवार के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह सब इतना अचानक हुआ था कि मैं स्तब्ध रह गया था। कैलिस की खून में लिथड़ी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। तभी लेरॉय लाश के पास आया, उसे पैर से हिला डुला कर देखा। जब उसे निश्चय हो गया कि कैलिस ठंडा हो चुका है, तो उसने अपनी बंदूक में दोबारा गोलियां भरी और फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। कैलिस की हत्या केवल आपकी वजह से नहीं की गई, रॉबिन्सन ने मुझसे कहा। वास्तव में बात यह है कि यह बेवकूफ अब मेरे लिए एक खतरनाक बोझ बन गया था। आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति का मुझसे संबंध हो तथा जिसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में लगी हो, उससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खतरा हो सकता है। तनिक संकोच के पश्चात रॉबिन्सन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस प्रकार से इस प्रदर्शन से आपको भी फायदा होगा। मेरे कहने का आशय है, मुझे सहयोग ना देने की स्थिति में आपके साथ भी ऐसा किया जा सकता है। मैंने कैलिस के शव की ओर देखते हुए कहा, मेरे विचार से तुम बिल्कुल पागल हो। मैं पागल नहीं मिस्टर वेगन, मैं सावधान हूं। खैर, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरी योजनाओं का आपको कैसे पता चला था तथा मेरे विषय में आपने पेरिगार्ड को क्या क्या बताया है? मैंने तुम्हारे बारे में पेरिगार्ड को कुछ नहीं बताया है, केवल कैलिस के विषय में बताया था। मैंने रॉबिन्सन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तुम एक पागल हो। एक पागल के बारे में कोई किसी को क्या बताएगा तथा कौन उसकी सुनेगा? तुम्हारा विचार है कि मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। समझ में नहीं आता कि आपके साथ किस तरह से पेश आया जाए। यदि मैं आपको कुंठित चाकू से उत्पीड़ित करना शुरू कर दूं, तो हो सकता है आप और जिद पकड़ लें और कुछ ना बताएं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि आपको वाकई कुछ पता ना हो और मैं आपको उत्पीड़ित करके अपना समय व्यर्थ करूं। अगर आपकी पत्नी आपको कुंठित चाकू से उत्पीड़ित होते देख ले, तो उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो वाकई कुछ नहीं जानती। बल्कि हो सकता है कि आपको उत्पीड़ित होते देखकर वो मेरे संदेह की पुष्टि करने के लिए कोई ऐसा झूठ बोल दे कि मैं गलती कर बैठूं। अब मेरे लिए एक ही विकल्प बचा है। यह सुनकर मेरी जीभ तालू से लग गई। मुझे पता था कि इसके आगे रॉबिन्सन क्या कहेगा। वो विकल्प यह है, रॉबिन्सन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कि आपकी बजाय आपकी मिसेस को कुंठित चाकू से उत्पीड़ित किया जाए तो बेहतर होगा। स्त्रियों की त्वचा पहले ही कोमल होती है और फिर मिसेस मेगन तो लाडो में पली हैं। कुंठित चाकू का एक कट लगते ही चीत्कार उठेंगी। उनकी चीख पुकार आपसे सहन नहीं होगी। फिर आप अपने आप बता देंगे कि आपने मेरे एवं मेरी योजनाओं के बारे में पेरिगार्ड को क्या क्या बताया है। आपसे मालूम करने का बस यही एक रास्ता है। मैं रॉबिन्सन पर झपटना ही चाहता था कि पिस्तौलधारी ने अपनी पिस्तौल मेरे माथे की ओर लक्ष्य करते हुए कहा, खबरदार जो अपनी जगह से हिले। विवशता पूर्वक मुझे हटना पड़ा, पर मेरे क्रोध की कोई इंतहा नहीं थी। कुत्ते, तू एक नंबर का हरामी का पिल्ला है, मैंने रॉबिन्सन को गाली देते हुए कहा। लेकिन मेरी गालियों का रॉबिन्सन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप व्यर्थ ही मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा है, आप रात भर उस पर गौर कीजिए। सुबह तक आप अपने आप कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और आपसे रुखसत लेने से पहले मैं आपके हुजूर में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज रात हम आपको डिनर पेश नहीं कर सकेंगे। यह आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि भूखे पेट मनुष्य बेहतर सोचता है।
बाकी की पूछताछ मैं आपसे कल करूंगा, कहकर रॉबिन्सन कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे उसका बॉडीगार्ड भी बाहर निकल गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। मैं ऐसी मुश्किल में फंसा था कि उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मेरी हिम्मत पस्त होती जा रही थी। रॉबिन्सन और उसके बॉडीगार्ड के चले जाने के पश्चात मैंने अपने होशो हवास दुरुस्त किए और डेबी एवं अपने आप को इन लोगों के चंगुल से बचाने की योजना बनाने लगा। अकस्मात मुझे स्मरण हुआ कि रॉबिन्सन को मेरी हर नकलो हरकत का ज्ञान रहता है, यहां तक कि उसने मेरा और डेबी का प्रेम विहार भी रिकॉर्ड किया था। इसका आशय है कि उसने कमरे को बक कर रखा है। मैंने कमरे के चारों ओर दृष्टि डाली और अनुमान लगाने लगा कि वो बक कहां हो सकता है। सहसा छत की दो कड़ियों के बीच मुझे एक सुराख दिखाई दिया। मैंने अपनी चारपाई को दीवार के सहारे खड़ा किया और उस पर चढ़कर छत की कड़ी को पकड़कर लटक गया। तत्पश्चात मैं कड़ी को पकड़े पकड़े उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो सुराख था। एक हाथ से कड़ी को पकड़े, दूसरे हाथ से मैंने उस सुराख के अंदर अपनी उंगली डाल दी। एक छोटी सी चीज मेरी उंगलियों से छू गई। मैंने थोड़ा सा जोर लगाकर उसे बाहर खींच लिया। वो तारों समेत मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। ये वही बग था जिससे मेरी नकलो हरकत रिकॉर्ड होती रही थी। तत्पश्चात मैं हाथों के सहारे जहां पर मैंने चारपाई खड़ी की थी, मैं नीचे उतर आया और चारपाई को अपनी जगह पर डालकर उस पर गद्दा बिछा दिया। अब मुझे यह तसल्ली थी कि मैं कमरे में जो भी करूंगा उसके बारे में रॉबिन्सन को कुछ भी मालूम नहीं होगा। तब मैं यह सोचने लगा कि रॉबिन्सन का बॉडीगार्ड किस तरह से कमरे में दाखिल होकर दरवाजे से जरा हटकर एक ओर को खड़ा होता है और तत्पश्चात रॉबिन्सन कमरे में प्रवेश करता है। इससे मुझे यह संकेत मिला कि रॉबिन्सन या तो हथियार चलाना नहीं जानता या उसका निशाना ठीक नहीं बैठता, और ना ही मैंने उसके पास कोई हथियार देखा था। इसका मतलब था कि रॉबिन्सन का बॉडीगार्ड मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट था। बॉडीगार्ड के पास हर समय बंदूक होती थी और मेरे पास एक छोटा सा तिनका भी नहीं था। मैं आराम से बिस्तर पर लेट गया और कमरे की समीक्षा करने लगा। अचानक मेरी नजर पानी के घड़े पर चली गई। मुझे ख्याल आया कि पानी समेत ज्यादा नहीं तो घड़े का वजन 10 किलो तो होगा ही, और अगर नहीं तो घड़े का वजन सही ढंग से उठाकर किसी के सिर पर मारा जाए तो उसकी खोपड़ी निश्चित ही फूट जाएगी। किंतु मुश्किल यह थी कि बंदूक की लिबलिबी दबाने में एक पल भी नहीं लगता, जबकि पानी भरा घड़ा उठाने में कुछ समय लग ही जाता है। मैं यही हल ढूंढ रहा था कि मेरी नजर खिड़की के पर्दे पर पड़ी। पर्दा बहुत ही गाढ़े कपड़े का बना हुआ था। मैंने पर्दे को खिड़की से उतार लिया और अपनी चारपाई पर बैठकर डबल रोटी पर मक्खन लगाने वाली छुरी से, जिसके दोनों किनारे चपटे होते हैं, पर्दे की लंबी लंबी कतराने काटने लगा। ये मक्खन लगाने वाली चपटी छुरी सुबह के नाश्ते की ट्रे में आई थी। कतरने काटने के बाद मैंने उनको आपस में जोड़कर एक मोटी रस्सी बनाई। रस्सी का एक सिरा मैंने घड़े के मुंह के गिर्द कसकर बांध दिया और दूसरा सिरा छत में लगे एक कुंडे से निकालकर अपनी चारपाई के पाए से बांध दिया। अब पानी से भरा घड़ा ऐन उस जगह लटक रहा था जहां रॉबिन्सन का बॉडीगार्ड खड़ा होता था। रस्सी का दूसरा सिरा छोड़ते ही पानी भरा घड़ा बॉडीगार्ड के सिर पर जा गिरता। ये सेट करने के पश्चात मैंने वॉश बेसिन को दीवार से अलग किया और उसको फर्श से टकरा टकरा कर उसके 3-4 टुकड़े कर दिए। फिर मैंने एक जोरदार टुकड़ा उठाया और उसको बिस्तर पर रखकर इस तरह से उसके आगे बैठ गया कि कमरे में दाखिल होने वाले को गुमान तक ना हो कि मेरे पीछे कोई चीज पड़ी है। साथ ही मैंने डबल रोटी पर मक्खन लगाने वाली छुरी अपनी जांग के नीचे छिपाकर रख ली और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। पौ फटी ही थी कि बाहर से कमरे की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौकस होकर बैठ गया। तभी एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये लेरॉय नहीं था, कोई और था, और इसके हाथ में बंदूक थी। वो भी लेरॉय की भांति दरवाजे से तनिक हटकर खड़ा हो गया तथा अपनी बंदूक मेरी ओर तान ली। उसके सिर के ऊपर पानी का घड़ा लटका हुआ था, किंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके पीछे ही रॉबिन्सन पहुंच गया था, पर वो कमरे के अंदर नहीं आया। उसने वहीं दरवाजे के पास खड़े खड़े मुझसे पूछा, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपने मेरे बारे में पेरीगार्ड को क्या क्या बताया? तुम्हारे दिमाग में खलल है, मेरे पास उसका कोई उपचार नहीं। ठीक है, मैं अब आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, काफी कर चुका हूं। मुझसे यह बात रॉबिन्सन ने अपने बॉडीगार्ड को संबोधित करते हुए कहा। अर्ल, यदि ये महोदय कोई हुज्जत करे तो तुम इनकी हत्या करने के बजाय इनकी दोनों टांगों में गोली मारकर इनको घायल कर देना, कहकर रॉबिन्सन वहां से चला गया।
उसके वहां से जाते ही बॉडीगार्ड ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसके ऐसा करने से मेरा समूचा प्लान बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो घड़े के पानी से परे हट गया था। मैंने उसे बातों में लगाने का प्रयास करते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्ल। मैंने बिस्तरे पर सरकते हुए उससे कहा, ये तुम्हें कितनी तनख्वाह देता है? तुम्हें इससे मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें इससे अधिक दे सकता हूं। कहने के साथ ही मैंने अपनी चारपाई तनिक आगे सरका दी। तुम ज्यों के त्यों बैठे रहो मिस्टर, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कहकर अर्ल दरवाजे से हटकर उस जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां पर पहले खड़ा था। मैंने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा, मैंने तो तुमसे नजदीक से बात करने के लिए चारपाई आगे बढ़ाई थी। मैं तो तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक दे सकता हूं। इस विषय में बात कर लेते हैं। नहीं, मैं किसी भांति अर्ल का ध्यान बटाना चाहता था, क्योंकि रस्सी का दूसरा सिरा चारपाई के पाए के पास था और पाए तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। और यदि मैं उसके सामने एक और की ओर नीचे झुकता तो इसे हुज्जत समझ वो मुझे गोली मार देता। मैंने किसी तरह अपना हाथ रस्सी की ओर बढ़ाया ही था कि मुझे बाहर से चीख की आवाज सुनाई दी। ये चीख डेबी की थी। मैं अपने बिस्तर से उठना ही चाहता था कि अर्ल ने बंदूक की लिबलिबी पर हाथ रखते हुए कहा, जहां हो वहीं बैठे रहो। ये चीख किसकी थी? मैंने अर्ल से पूछा। लेरॉय किसी के साथ मजाक कर रहा है, उसके बाद तेरी बारी है। तभी डेबी की एक और चीत्कार सुनाई दी। मेरा दिल दहल उठा। ये कौन चीत्कार रहा है? मैंने रस्सी का सिरा अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए अर्ल से पूछा। अर्ल ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुझसे कहा, तुम जरा अपने दोनों हाथ सामने करो। जरूर। कहकर मैं अपने दोनों हाथ उसके सामने करता हुआ विद्युत गति से उसकी टांगों पर झपट पड़ा। उसी समय मुझे बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो गोली मेरे ऊपर से गुजरती हुई बिस्तर पर जा लगी। तभी मैंने रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ से छोड़ दिया और खुद जमीन पर कलाबाजी खाते हुए अर्ल की टांगों से परे हट गया। उसी क्षण 10 किलो का पानी से भरा घड़ा उसके सिर पर आ गिरा। घड़े के बोझ से उसकी खोपड़ी यूं फटी थी जैसे चम्मच मारने से अंडा फूट जाता है। समूचा कमरा अर्ल के खून से भर उठा। तभी मुझे डेबी की एक और चीत्कार सुनाई दी। मैंने अर्ल की बंदूक उठाई और दरवाजे को खोलकर दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। मैं एक आदमी से टकरा गया जिसको अब से पहले मैंने यहां पर नहीं देखा था। वो विस्मय से मेरी ओर देखने लगा। अभी उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल मेरी ओर लक्ष्य की ही थी कि मैंने डबल रोटी पर मक्खन लगाने वाली छुरी उसके पेट में घोंपकर उसका पेट फाड़ दिया। उसकी आंतें बाहर गिरने लगी। नीचे गिरती हुई अपनी आंतों को संभालने के प्रयास में उसने अपना पिस्तौल फेंक दिया। जैसे ही लड़खड़ाने लगा मैं उसके पास से दूर भागा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयानक गलती कर दी है। वो 3-4 का समूह नहीं था, वो लोग तो दर्जनों की संख्या में थे और उनमें से अधिकांश पुरुष थे। मुझे धुंधला सा याद है कि जब मैं भाग रहा था तो मैंने एक मकान देखा था जिसकी छत तिरछी थी तथा खपरेल की बनी थी। एक कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ मेरा पीछा कर रहा था। उसके पीछे पीछे कई आदमी दौड़ते हुए आ रहे थे और गुस्से में चिल्ला रहे थे। तत्पश्चात किसी ने बंदूक चलाई थी। मैंने भी जवाबी फायर करना चाहा था, पर मेरी बंदूक की गोलियां ही समाप्त हो चुकी थी। तभी एक सनसनाती हुई गोली मेरे कान को छूती हुई आगे निकल गई थी। मैं दुबकी मारकर जमीन पर बैठ गया था और उस ओर आगे बढ़ने लगा था जहां पर पेड़ों का एक झुंड था। मैंने अपना पीछा करने वालों के 2 साथियों की हत्या की थी। मुझे यकीन था कि यदि मैं उनके हाथ लग गया तो वे लोग रॉबिन्सन के इस आदेश का कि मेरी हत्या करने के बजाय मुझे केवल घायल किया जाए पालन ना करके मेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। जैसे जैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए आगे दौड़ रहा था, रह रहकर मुझे डेबी का ख्याल सता रहा था कि अब न जाने उसके साथ क्या बीतेगी। मैं जान बचाने के लिए जी तोड़ दौड़ रहा था और वे लोग भी उतनी ही तत्परता से मेरा पीछा कर रहे थे। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मैं एक क्षेत्र में सर्वथा अपरिचित था, जबकि मेरा पीछा करने वाले यहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इसके अलावा ना तो मेरे कपड़े और ना ही मेरे जूते इस वातावरण के अनुकूल थे। फिर भी वहां से भाग निकलने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते थक जाता तो धीरे चलने लगता, सांस जरा ठीक हो तो फिर दौड़ने लगता। मैं ये चाहता था कि मेरे और उनके बीच जितना फासला बढ़ जाए उतना ही मेरे हित में होगा। मेरी एक और समस्या थी कि मुझे यह नहीं पता था कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं।
मैं ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा मकान दिख जाए जिसमें टेलीफोन लगा हो, ताकि मैं बिली को सूचित कर सकूं। फिर वो अपने आप मुझे और डेबी को बचा लेगा। पर मकान तो क्या, वहां पर कोई सड़क भी नहीं दिखाई देती थी, ना ही बिजली के खंभे दिखाई पड़ रहे थे जिससे आसपास की आबादी का अनुमान लगाया जा सकता। कोई आधे घंटे बाद एक जगह मैं सांस लेने के लिए रुक गया। वहां मैंने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और कंधे पर लटका ली। तभी मुझे दूर से आवाजें सुनाई दी। वे लोग मेरा पीछा करते हुए इसी दिशा में बढ़ रहे थे। मैं फिर पेड़ों के पीछे छिप गया और कभी तो धीरे और कभी दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे एक बहुत चौड़ा दरिया था। दरिया में पानी इतना गहरा था कि उसे पैदल पार करने का प्रश्न ही नहीं होता था, और पानी का प्रवाह इतना तेज था कि उसमें तैरना खतरे से खाली नहीं था। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं नदी के किनारे एक दिशा में बढ़ने लगा। आगे कुछ फासले पर एक समतल जगह थी। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, अतः मैं समतल जगह पर आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर मैं उस घास वाली जगह की ओर बढ़ाया जहां तक मेरी कमर तक ऊंची घास खड़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दो आदमी दिखाई दिए जो अलग अलग दिशाओं में मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैंने बंदूक कंधे से उतारी तथा उन दोनों पर गोली चला दी। वे दोनों चीखकार कर लंबी लंबी घास में गिर गए, किंतु उनके चीखने की आवाज बिल्कुल बनावटी थी। मैं समझ गया कि उन्होंने गोली लगने का अभिनय किया है। मैंने अपना रुख बदला और दूसरी दिशा में दौड़ते दौड़ते मेरा सांस इतना फूल गया था कि सीना फटने लगा था। जूते बिल्कुल फट गए थे। आगे हल्का हल्का कीचड़ था जिस पर मेरे पच्चीन अंकित होते जा रहे थे। मुझे निश्चय था कि अब वे लोग किसी समय भी मुझे आता बूझेंगे। आगे एक पहाड़ी थी। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरी सांस इस कदर उखड़ गई कि और चलना तो एक और, मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। मैं निराश होकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी मौत की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने अपना हाथ बंदूक की ओर बढ़ाया ही था कि एक ने मेरी कलाई को वहीं का वहीं जकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वो एक लंबे कद का आदमी था। उसके बाल सफेद थे। उसने जीन्स पहन रखी थी। बगल में बंदूक थी। वो लगातार मेरी ओर देखे जा रहा था। तुम जीते, मैं हारा। मैंने उस आदमी से कहा, तुम चाहो तो मेरा काम तमाम कर दो। काम तमाम कर दो? वो क्यों? तुम किसी मुश्किल में हो क्या? तभी कोई और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो एक युवती थी। उसके बाल लंबे और काले थे। शरीर कटा हुआ था। उसके शरीर पर भी कमीज और जीन्स थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वे रॉबिन्सन के आदमी नहीं है। मैंने अपनी सांस बराबर करते हुए उस आदमी से कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूं। रॉबिन्सन और उसके गुर्गों ने मुझे व मेरी पत्नी को अगवा कर रखा है। वे मेरी पत्नी को प्रताड़ित कर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अभी मैं यही सब उस बूढ़े को बता ही रहा था, तभी मैंने लेरॉय को अपने साथियों के साथ इधर बढ़ते देखा। बूढ़े बंदूकधारी की दृष्टि उन पर केंद्रित हो गई। वो खतरे को भांप चुका था। अतः उन लोगों से मुझे छुपाने के लिए उसने मुझे एक पेड़ पर चढ़ा दिया तथा उसके साथ जो लड़की थी उसे टीले के पीछे छिप जाने को कहा। अब तक लेरॉय अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने एक पहाड़ी पर उनका रास्ता रोककर अपनी दुनाली उनके ऊपर तान दी। फिर उस बूढ़े ने, जिसने अपना नाम डैड बताया था, ने लेरॉय से कहा, यदि तुम यहां से तुरंत दफा नहीं हुए तो तुम्हारे सिर का गूदा बाहर निकल आएगा। लेरॉय ने डैड को धमकी देते हुए कहा, तुम हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हम तुमसे निपट लेंगे। मैं तुम्हारे जैसे चौकीदारों से डरने लगा तो जमींदारी कर चुका। डैड ने लेरॉय के चेहरे पर थूकते हुए कहा, अब तुम 9-2-11 हो जाओ। लेरॉय के साथियों ने अपने मुखिया की यह दुर्दशा होते देखी तो वे सिर नीचा किए पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। लेरॉय भी सिर झुकाए उनके पीछे पीछे चला गया। डैड वहीं खड़ा उनको जाते देखता रहा। जब वे सब के सब नजरों से ओझल हो गए तो उस लड़की ने टीले के पीछे से आकर कहा, पॉप। वे लोग तो चले गए। तत्पश्चात डैड उस लड़की को साथ लेकर पेड़ के नीचे चला आया और अपना परिचय देते हुए बोला, मेरा पूरा नाम डैड पार्किस है और ये मेरी बेटी है। इसका नाम शेरी लू है। अब तुम पेड़ से नीचे उतर आओ और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं पेड़ से नीचे उतरा और डैड से पूछा, यहां पर नजदीक में कोई टेलीफोन होगा? मुझे फौरन सहायता की आवश्यकता है। शेरी लू मेरी यह दुर्दशा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिर से पैर तक वो मेरी समीक्षा करते हुए बोली, तुम्हारा हुलिया तो ऐसा लग रहा है मानो किसी सर्कस के जोकर हो। पर जैसे ही उसने मेरी मुखाकृति देखी तो समझ गई
कि मैं बहुत चिंतित हूं। अतः वो शांत स्वर में बोली, हमारे घर पर टेलीफोन है। घर कितनी दूर होगा तुम्हारा? 2.5-3 मील तो होगा ही। डैड ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी बजाय शेरी लू फोन कर सकती है। मेरी हालत इतनी खस्ता थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने पेड़ के तने का सहारा लेते हुए कहा, यदि शेरी लू फोन कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप फोन नंबर तथा नाम बताइए, शेरी लू ने कहा। फोन नंबर मेरे सहन से उतर गया था। मैंने शेरी लू से कहा, तुम ह्यूस्टन की डायरेक्टरी से चार्ल्स कॉर्पोरेशन का नंबर ढूंढकर बिली चार्ल्स को फोन कर देना। शेरी लू कुछ बोलने वाली ही थी कि चुप कर गई। बाप बेटी एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। चार्ल्स, ये नाम बोलने के साथ डैड ने घृणा से जमीन पर थूकते हुए मुझसे पूछा, तुम चार्ल्स परिवार से हो? मेरा चेहरा चार्ल्स परिवार जैसा है क्या? मैंने थके से स्वर में पूछा। नहीं तो, डैड ने उत्तर देते हुए कहा, चेहरे मोहरे से तुम चार्ल्स परिवार के प्रतीत नहीं होते। तब मैंने उसे अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम टॉम मेगन है और मैं बहामियन हूं। तो फिर तुम्हारा चार्ल्स परिवार से क्या संबंध है? उनकी लड़की मुझसे विवाहित है और वही इस समय लिरॉय के अधिकार में है। मैंने डैड के भाव शून्य चेहरे की ओर देखते हुए उससे विनती करते हुए कहा, ईश्वर के लिए कुछ करो। आज सुबह जब मैं वहां से फरार हुआ था तो उस समय वो एक बंद कमरे के अंदर से चीख रही थी। एंसली कबीला और चार्ल्स परिवार, डैड ने विचार मग्न भाव से कहा, एक चोर और दूसरा गिरहकट। खैर, उसने सर झटकते हुए शेरीलू से कहा, तुम भागकर घर जाओ और बिली को फोन कर दो। तब डैड ने मुझसे पूछा, कौन से बिली को फोन करें, सीनियर को अथवा जूनियर को? जूनियर को। डैड ने अपनी बेटी से कहा, तुम बिली से कहना कि पूरी पुलिस सहायता के साथ यहां पहुंचे। ये जगह ह्यूस्टन से कितनी दूर होगी? मैंने डैड से पूछा। 100 मील तो होगी ही। 100 मील? हां। मैंने शेरीलू से कहा, तुम बिली से कहना कि हेलीकॉप्टर से पहुंचे और पुलिस को भी हेलीकॉप्टर से लाए। डैड ने अपनी बेटी से कहा, तुम उसे कहना कि सीधा हमारे घर पहुंचे। हमारा घर तो जानता ही है। और देखो, टेलीफोन करके सीधी यहां चली आना और चक, शेरीलू का भाई, के जूते भी लेती आना ताकि ये आराम से चल सके। मैं सब कर लूंगी, कहकर शेरीलू फोन करने चली गई। मैंने डैड से पूछा, ये कौन सी जगह है? तुम्हें यह भी पता नहीं? डैड ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, इस जगह का नाम थिकट कंट्री है। तने खामोश रहने के पश्चात डैड ने कहा, मैंने कुछ महीने पहले सुना था कि डेबी चार्ल्स किसी बहामियन से विवाह करने वाली है। क्या तुम वही हो? हां, और इस समय डेबी लिरॉय के अधिकार में है। डैड ने चिंतित स्वर में कहा, तुम मुझे पूरी बात बताओ। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें चार्ल्स परिवार से क्या चिढ़ है? चिढ़? मेरी तो उन लोगों से दुश्मनी है। वो क्यों? वे मेरी जमीन हड़प करके यहां पर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। पहले तो मुझे ललचाते रहे। जब मैं उनके लालच में नहीं आया तो उन्होंने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक बार वे खरगोशों के शिकार के बहाने यहां आए और मेरी जमीन के चारों ओर एक कांटेदार बाड़ लगा दी। जब मैंने आपत्ति की तो कहने लगे, हम शिकार करने के पश्चात ये बाड़ हटा देंगे। तब मैंने उनसे कहा कि ये खरगोश जंगली नहीं है, ये मेरे पालतू हैं। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तब मैंने उनकी बाड़ उखाड़ दी और उनकी कारों के चारों ओर लगा दी। तत्पश्चात मैंने आस पास के अपने लोगों को बुला लिया। तब उनको होश आया कि उनका किससे पाला पड़ा है। जब उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की तो कहीं जाकर उनकी कारों के गिद्ध से बाढ़ हटाई गई। फिर मैंने उनसे कहा था कि यह ह्यूस्टन नहीं है जहां वे अपनी मनमानी चला लेंगे, और यदि तुमने फिर कभी मेरी जमीन पर पैर रखा तो मैं एक एक को भून कर रख दूंगा। तत्पश्चात वे खुद तो यहां कभी नहीं आए, पर अपनी कपट चालों से बाज भी नहीं आए। मैं उनकी हर चाल को नाकाम करता रहता हूं। उन्होंने मेरी जमीन पर मैली नजर डाली तो मैं उनको बुरे के घर तक पहुंचा कर आऊंगा। हम लोग कुशल घुड़सवार हैं। हमें अपनी जमीन जान से भी अधिक प्यारी होती है। हम किसी के दबाव में नहीं आते। मैंने डैड से कहा, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि चार्ल्स परिवार आइंदा से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा। तुम उन्हें नहीं जानते टॉम। चार्ल्स परिवार का प्रधान जैक चार्ल्स है और वो बिल्कुल खर दिमाग है। उसे पैसे के सिवा कुछ सूझता ही नहीं।
वो तो नोटों की शक्ल देखते ही कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैक तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं करेगा, वो दिल के दौरे में पड़ा है। जैक नहीं करेगा तो उसका छोटा भाई बिली सीनियर करेगा। वो कौन सा कम बदमाश है? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप उनसे निपट लूंगा। डैड को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो विषयांतर करता हुआ बोला, तुम्हारा एंसली कबीले से कैसे वास्ता पड़ गया? इन लोगों ने पहले डेबी का अपहरण किया, तत्पश्चात इन्होंने मेरा भी अपहरण कर लिया, किंतु अभी तक यह पता नहीं चला कि इन लोगों ने किस उद्देश्य से हमारा अपहरण किया था। डैड ने आश्चर्य से कहा, यह कबीला जरायम पेशा तो है, यह तो मैं भली भांति जानता हूं, पर अपहरण यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं, इन लोगों ने हमें अपहरित नहीं किया था, वो एक रॉबिन्सन नामी व्यक्ति का काम है। इन लोगों ने उसे छिपने और हमें यहां पर छिपने के लिए अपनी जगह दी है। तुमने वाकई अर्ल और टर्की की हत्या की थी? डैड ने मुझसे पूछा। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। डेबी की चीत्कार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं डेबी के पास पहुंचना चाहता था। अर्ल एवं टर्की मेरे रास्ते का रोड़ा बनकर खड़े हो गए थे, अतः मैंने उनकी हत्या कर दी। पता नहीं डेबी बेचारी का क्या हाल होगा। तुम धीरज धरो, वो भी रिहा हो जाएगी, डैड ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा। अब तो मुझे यह बताओ कि तुम चल फिर सकते हो? मैं कोशिश कर देखता हूं। डैड ने कहा, तुम्हारा इस पहाड़ी पर यहीं रुके रहना तुम्हारे हित में नहीं है। हो सकता है कि एंसली कबीले वाले तुम्हारी खोज में यहां पहुंच जाए। तत्पश्चात डैड ने मेरी वाली बंदूक अपनी बगल में दबाई और मुझे एक टीले के पास ले आया। वहां उसने मुझे टीले की ओट में बिठा दिया और स्वयं टीले पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने बंदूक के कुंदे से मुझे टहोका देते हुए कहा, शेरीलू आ रही है। मेरा लड़का चक भी उसके साथ है। फिर डैड ने अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर सीटी बजाई और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके अपनी तरफ को आने का इशारा करने लगा। वे दोनों हमारी ओर चले आए। शेरीलू अपने साथ सैंडविच और खाने पीने की सामग्री भी लाई थी। सैंडविच देख मुझे ख्याल आया कि मैंने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। खाने पीने का सामान मेरे सामने रखते हुए शेरी ने कहा, जब मैंने बिली को तुम्हारे बारे में बताया था तो वो फट पड़ा था। मेरे विचार से तो वो लोग पहुंचते ही होंगे। मैंने बिली से यह भी कहा था कि एक डॉक्टर को भी साथ लेते आए। वो क्यों? शेरीलू ने मुझ पर से निगाहें हटाते हुए कहा, तुम्हारी चोटों के कारण से नहीं कहा था। उनका उपचार तो पॉप भी कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी पत्नी को डॉक्टर की आवश्यकता पड़े। ये मामला क्या है पॉप? चक ने अपने पिता से पूछा। डैड ने उसे समूचा वृतांत सुना दिया। तब डैड ने शेरीलू से पूछा, बिली कब वहां से रवाना होगा? उसने कहा था, मैं सशस्त्र पुलिस को साथ लेकर तुरंत पहुंच रहा हूं। डैड ने अपने बेटे को संबोधित करते हुए कहा, चक तुम तुरंत घर पहुंच जाओ। हम लोग उसी ग्रासलैंड की तरफ जा रहे हैं। वहां पर एक गाड़ी खड़ी है, हम वहीं पर होंगे। जो ही बिली और पुलिस हमारे घर पर पहुंचे तुम उनको वहां ले आना। चक भागता हुआ अपने घर की ओर चला गया। उसके जाते ही डैड ने मुझसे कहा, अब चलो, हमें वहां पहुंचने में 15 मिनट लग जाएंगे। हम लोग ग्रासलैंड पर पहुंचे ही थे कि हमें 7-8 हेलीकॉप्टर अपने सिरों के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे थोड़े से नीचे हुए तो हमें चक दिखाई दिया। वो सबसे आगे वाले हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था और नीचे उतरने के लिए निशानदेही कर रहा था। बिली के हेलीकॉप्टर ने जमीन का स्पर्श किया ही था कि बिली छलांग लगाकर नीचे उतर आया और मुझे गले लगाते हुए बोला, तुम कैसे हो? डेबी कैसी है? मैंने संक्षेप में सारी बात बिली को बता दी। वे डेबी को उत्पीड़ित कर रहे थे? बिली ने हैरत से पूछा। जब मैं वहां से फरार हुआ था तो उसके चीत्कारने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बिली ने सोचते हुए कहा, हमें सबसे पहले यह योजना बनानी है कि हम इस तरह से उन पर हावी हों कि डेबी को कुछ ना हो। डेबी एक बार हमारे हाथ में आ जाए फिर पुलिस अपने आप उनसे निपटती रहेगी। मैंने बिली को एक और ले जाकर कहा, डैड को तुम लोगों से बहुत शिकायत है। उसको आइंदा से कोई शिकायत नहीं होगी। तुम ये बताओ कि कहां बैठकर अपनी योजना बनाई जाए? डैड के मकान पर। तो चलो। तत्पश्चात हम सब डैड के घर चले आए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि किस तरह से लेरॉय और उसके साथियों के अड्डे पर हमला किया जाए। डैड पार्किस ने हमें उनके अड्डे की पूरी रूपरेखा समझाई कि वे कौन से कमरे में क्या करते हैं। पुलिस कप्तान बूथ, जो बिली के साथ आया था, उसने पार्किस से डेरे के बारे में बड़ी बारीकी से मालूमात की थी। तत्पश्चात जब हम वहां से अड्डे के लिए उड़ान भरने वाले थे तो शेरीलू आग्रह करने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। पहले तो कोई नहीं माना, किंतु जब उसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अगर डेबी अस्वस्थ हुई तो उसकी कौन देखभाल करेगा, इस पर हम लोगों ने उसे भी साथ ले लिया।
तत्पश्चात हम हेलीकॉप्टरों में सवार हुए और 5 मिनट के अंदर हमारे हेलीकॉप्टर अड्डे के ऊपर मंडरा रहे थे। एक हेलीकॉप्टर ठीक अड्डे के मध्य में जाकर उतरा था। किसी ओर से गोली नहीं चली थी, क्योंकि उस समय वहां केवल कबीले की महिलाएं और बच्चे थे। आदमी लोग शायद कहीं बाहर गए हुए थे। बिली अपनी बंदूक लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया था। उसके पीछे पीछे डैड था, उसके पास भी बंदूक थी। पुलिस ने अड्डे को चारों ओर से घेर में ले लिया था। हम लोग डेबी को ढूंढने में लग गए। कोई 10 मिनट पश्चात बिली एक कमरे से घबराया घबराया सा बाहर आया और डॉक्टर को आवाज देने लगा। मैंने उस कमरे के अंदर जाना चाहा तो बिली ने मुझे रोक दिया कि उसकी हालत बहुत खराब है, तुम डॉक्टर को ढूंढ कर लाओ। डॉक्टर एक हेलीकॉप्टर में बैठा था। शेरीलू जो हमारे पास खड़ी थी, ये सुनते ही डॉक्टर को बुला लाई और डेबी के कमरे में ले गई। डैड मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। कोई आधे घंटे बाद शेरीलू कमरे से बाहर आई और मुझसे कहने लगी, क्या आपकी पत्नी गर्भवती थी? हाँ। मुझे खेद है कि उनका गर्भपात हो गया है। क्या उसके साथ बलात्कार किया गया है? बलात्कार तो नहीं, पर उनका पेट काटकर बच्चा निकाल दिया गया है। हे ईश्वर, उसको कितना कष्ट हुआ होगा। ये कहते कहते मेरी आंखें सजल हो गईं। शेरीलू ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, शारीरिक रूप से तो डॉक्टर लोग उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे, किंतु मानसिक रूप से आप ही उन्हें स्वस्थ कर पाएंगे। इस दुर्घटना के पश्चात आपकी पत्नी को आपके प्यार की बहुत जरूरत होगी। एक पत्नी को जब पति का पूरा प्यार मिलने लगे तो उसके सब शारीरिक व मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। तभी वे लोग डेबी को एक स्ट्रेचर पर डालकर कमरे से बाहर ले आए। उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। जब उसके स्ट्रेचर को हेलीकॉप्टर में रखा जा रहा था तो मैंने भी उसके साथ जाना चाहा, किंतु मुझे रोक दिया गया। पुलिस कप्तान बूथ ने मुझसे कहा, आपको इसलिए रोका गया है कि आप पर 2 हत्याओं का इल्जाम है। आपने अर्ल एवं टर्की की हत्याएं की हैं। मैंने उत्तर देते हुए कहा, तुम 2 की बजाय 3 समझो। यदि इस समय मुझे लेरॉय दिख जाए तो मैं उसकी भी हत्या तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। तभी बिली वहां पहुंच गया। जब मैंने उसे बताया कि पुलिस कप्तान बूथ मुझे अर्ल एवं टर्की की हत्या के इल्जाम में हिरासत में लेना चाहता है, तब बिली ने उसे यूं फटकारा मानो वो ह्यूस्टन पुलिस का कप्तान नहीं बल्कि चार्ल्स कॉर्पोरेशन का कोई मामूली सा कारिंदा हो। तब बिली ने डैड को संबोधित करते हुए कहा, जरा मेरे साथ आइए। थोड़ी दूर जाकर बिली ने मुझे अपने निकट बुला लिया और डैड से कहने लगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आइंदा से हमारी ओर से आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। डैड ने संदेह भरे स्वर में कहा, तुम्हारा पिता बिली सीनियर बहुत काइया है। जूनियर, क्या तुम उसे रोक सकोगे? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी जमीन के पास तक कोई नहीं भटकेगा। बस तुम हम पर एक कृपा और कर दो। वो क्या? एंसली कबीले का यहां से बिल्कुल सफाया कर दो। सोचूंगा। अच्छा ये बताओ, लेरॉय कहां होगा? उसने कहां होना है? वो यहीं पेड़ों के किसी घने झुंड में छिपा होगा। हमारी पुलिस उसे ढूंढ लेगी? बिली ने डैड से पूछा। डैड ने उपहास भरे स्वर में उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारी पुलिस तो स्वयं अपने आप को नहीं ढूंढ सकती, फिर किसी और को कैसे ढूंढ लेगी? तो फिर लेरॉय तुम्हारे जिम्मे। बिली ने डैड से कहा। मैंने कहा ना कि सोचूंगा। डैड, डेबी तुम्हारी बेटी के समान है। यदि लेरॉय ने शेरीलू के साथ ऐसा किया होता तो भी तुम सोचते? बिली के इन शब्दों ने डैड को लाजवाब कर दिया। वो शांत स्वर में बोला, बिली जूनियर, यदि तुमने मुझे आश्वासन दिया है तो मैं भी तुम्हें आश्वासन देता हूं कि एंसली कबीला यहां से तो जाएगा ही, किंतु लेरॉय तो इस संसार में भी नहीं रहेगा। तत्पश्चात डैड पार्केस अपनी बेटी के साथ एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर घर वापस चला गया। मैं, बिली एक अन्य हेलीकॉप्टर में बैठे और ह्यूस्टन को रवाना हो गए। ह्यूस्टन में हमारा हेलीकॉप्टर उस अस्पताल में जाकर उतरा जिसमें डेबी को दाखिल किया गया था। जब डेबी ने आंखें खोली तो उस समय मैं उसके सामने खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखें फिर बंद हो गई थी। नर्स ने मुझे बताया था कि डेबी को अभी अर्धचेतना के दौरे पड़ते हैं, पर शनह शनह कम होते जाएंगे। साथ ही उसने मुझसे कहा था कि डेबी अब शौक से बाहर होती जा रही है। डेबी एक बार फिर होश में आई थी और कमजोर आवाज में चीखने लगी थी, वे मैं हूं डार्लिंग, और कोई नहीं है, तुम डरो मत। डेबी मुझे अपने सामने देखकर कुछ शांत सी हो गई थी। साथ ही उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ लिया था और सो गई थी। काफी देर बाद जब उसे फिर होश आया तो उसकी हालत काफी बेहतर थी। उसने बातें करनी चाहिए तो मैंने प्यार से उसके चेहरे को थपकते हुए कहा, अभी नहीं, बाद में जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो ढेरों बातें करेंगे। तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा।
डेबी ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हें पूरा समय मिलेगा। मैं हर समय तुम्हारे पास रहूंगा या तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम जी भर कर बातें करना। डेबी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर सो गई। दोपहर को जब डॉक्टर राउंड पर आया तो मैंने उससे पूछा, क्या मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो सकेगी? डॉक्टर ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मिस्टर मेगन, शारीरिक रूप से तो ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनकी कमजोरी भी शनह शनह चली जाएगी, किंतु इनकी मानसिक स्थिति को सुधरने में बहुत समय लगेगा और वो केवल आपके प्यार से सुधर सकती है। आपकी पत्नी बहुत ही संवेदनशील है। इनके मन पर छोटी से छोटी बात का भी असर होता है। आप इनको जितना ज्यादा प्यार देंगे ये उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनका गर्भवती होना इनकी मानसिक अवस्था पर निर्भर है तथा इनकी मानसिक अवस्था में सुधार आपके प्यार पर। इस समय डॉक्टर ने मुझसे वही कहा था जो शरीलू ने। मैंने मन ही मन सोचा कि यदि डेबी का स्वास्थ्य मेरे प्यार पर निर्भर है तो मैं उसे ये कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसे हर समय अपने साथ रखूंगा ताकि उसके दिल से यह भावना ही मिट जाए कि मैं उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं देता। 1 सप्ताह पश्चात डेबी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 10 दिन तक वो अपने कमरे में बिस्तरे पर आराम करती रही। इस दौरान मैंने उसे क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब वो चलने फिरने योग्य हो गई तो मैं उसे अपने साथ रखने लगा। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि डेबी प्यार की बहुत भूखी है और जब उसे निश्चय हो गया कि मैं जी भरकर प्यार दे सकता हूं तो वो प्रसन्न रहने लगी और उसकी प्रसन्नता का प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा। उधर पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े थे क्योंकि अर्ल और टर्की की हत्या मैंने अपने मुंह से स्वीकार की थी। पहले तो मैंने डेबी को कुछ नहीं बताया, किंतु जब वो जिद पकड़ बैठी तो मैंने समूचा वृतांत सम्मुख कर दिया। डेबी चुपचाप सुनती रही। उसने मेरे सामने कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन उस रात उसने अपने पिता जैक चार्ल्स को न जाने क्या चाबी भरी थी कि अगले दिन उन्होंने अपने भाई बिली सीनियर, बेटे फ्रैंक, भतीजे बिली जूनियर को वो फटकार सुनाई थी कि उनका मुंह देखते ही बनता था। मुझे या किसी अन्य को कोई ज्ञान नहीं था कि जैक चार्ल्स ने इन लोगों को अपने कमरे में बुलाकर किस ढंग से फटकारा है। फटकार सुनते ही बिली तुरंत वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गया था और किसी से मैंने ये पूछना उचित नहीं समझा था। बिली को वॉशिंगटन गए 4-5 दिन हो गए थे। इधर पुलिस वालों ने चक्कर काटने बंद कर दिए थे। एक दिन मैं और डेबी यूं ही गप्पे हाँक रहे थे कि मैंने डेबी से कहा, यहाँ की पुलिस भी क्या अजीब पुलिस है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? डेबी ने क्रोध और चिंता से पूछा। मुझसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर कहां तो वे पुलिस वाले मेरे पीछे इतने चक्कर लगा रहे थे। दिन में 2-2, 3-3 चक्कर लगते थे उनके, और कहां पिछले 5 दिन से वे एक बार भी नहीं आए। अब पुलिस तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, डेबी ने मुझसे कहा। तुम्हें कैसे पता है? मैंने डैडी से कह दिया था। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया कि चार्ल्स परिवार के कहने पर पुलिस ने एक हत्या के अपराधी का पीछा छोड़ दिया था। मैंने डेबी से पूछा, तो क्या तुम्हारे डैडी ने इसीलिए तुम्हारे चाचा और बिली एवं फ्रैंक को फटकारा था? डैडी ने उन्हें फटकारा थोड़े ही था, उन्होंने तो उनसे कहा था। अगर ये कहना था तो तुम्हारे डैडी की फटकार न जाने कैसी होगी? मैंने हंसते हुए डेबी से पूछा। फटकार तो वो थी जो डैडी ने पुलिस आयुक्त को फोन पर सुनाई थी, या उनकी फटकार के बारे में फ्रैंक ही बता सकता है। उससे डैडी की फटकार का काफी अनुभव है। तुम्हें कोई अनुभव नहीं? डैडी की मजाल है जो मुझे कुछ भी कह दे। मैं उनकी बेटी हूं, डेबी ने बड़े गौरव से कहा। लो देखो, वो बिली भी आ गया। यार तुम तो बड़े अजीब हो, बिली ने कुर्सी पर बैठते हुए मुझसे कहा। मैंने क्या किया है भाई? न दुआ न सलाम, और आते ही मुझ पर बिगड़ने लगे हो। टॉम, तुमने मुझे बताया होता कि पुलिस तुम्हें परेशान कर रही है तो मैं अपने आप उनसे सुलट लिया होता। तुमने जैक चाचा से शिकायत क्यों की? देखो बिली, मैंने किसी से शिकायत नहीं की। पुलिस वाले 2-2, 3-3 बार मेरे पीछे क्यों आते हैं मैंने इसे बता दिया। मुझे क्या पता था कि यह हाईकमांड तक रिपोर्ट पहुंचाएगी। ओह, तो ये बात है। अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम वॉशिंगटन क्या करने गए थे? ये तुम अपनी श्रीमती जी से ही पूछो, मैंने डेबी के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें ज्ञात था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई खास बात होती तो बताती भी। मुझे तो अभी भी पता नहीं, मैंने बिली से कहा। टॉम, बात यह है कि जैक चाचा ने अपनी बेटी के निर्देश पर मेरे लिए यह आदेश जारी किए थे कि तुरंत वॉशिंगटन जाऊं और ह्यूस्टन टेक्सास के संसद सदस्य को यह कहूं कि अर्ल टर्की की हत्या का मामला FBI के पास पहुंचते ही ठप हो जाना चाहिए और जैक चाचा को इसकी सूचना मिल जानी चाहिए। संसद महोदय ने जैक चाचा का संदेश मिलते ही FBI से संपर्क स्थापित किया था।
उन्होंने विमान द्वारा अर्ल एवं टर्की की हत्या का रिकॉर्ड यहां की पुलिस से मंगवाया था और संसद महोदय को सौंप दिया था। संसद महोदय ने यह रिकॉर्ड मुझे सौंप दिया। अब मैं इसे जैक चाचा को सौंपने जा रहा हूं। पर बिली, एक संसद सदस्य ऐसा गैर कानूनी काम कैसे कर सकता है? टॉम, ह्यूस्टन में कानून वो है जो जैक चार्ल्स चलाए, बाकी सब चीजें गैर कानूनी है। और जैक चार्ल्स की कानून मंत्री उनकी लाडली यानी आपकी श्रीमती डेबी हैं। टॉम, ये मेरी बहन है ना, ये आफत की परकाली है। तुम इसे बहामा ले जाओ, कम से कम जैक चाचा की फटकार से तो बचेंगे। बहामा तो मैं जाऊंगी ही, डेबी ने कहा, पर मीटिंग के बाद जाऊंगी। अब कौन सी मीटिंग है? वो तुम बिली चाचा से पूछना। डैडी की चूंकि तबीयत ठीक नहीं, इस प्रकार बिली चाचा ही मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। अच्छा टॉम, मैं चलता हूं। अब इस मीटिंग में न जाने और क्या होने वाला है। अगले दिन चार्ल्स परिवार की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में भाग लेने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मीटिंग में जाने से पहले डेबी ने मुझसे कहा था, तुम मेरे भाई फ्रैंक की किसी बात का बुरा मत मानना और ना ही उसे कोई महत्व देना। वो बिल्कुल बेवकूफ है। तत्पश्चात डेबी मुझे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर तक छोड़ने आई थी। जैक चार्ल्स के अस्वस्थ होने के कारण मीटिंग की अध्यक्षता बिली सीनियर कर रहे थे। मुझे मीटिंग में देखते ही फ्रैंक ने आपत्ति की, टॉम मीटिंग में क्यों आया है? क्योंकि यह चार्ल्स परिवार का एक सदस्य है, बिली ने फ्रैंक को टका सा उत्तर देते हुए कहा। इसके अलावा मैंने इसे यहां आमंत्रित किया है। तब बिली सीनियर ने मुझसे पूछा, डेबी अब कैसी है? पहले से तो बहुत अच्छी है, पर अब भी कभी कभार आतंकित हो जाती है। बहरहाल अब आप डेबी को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिली सीनियर ने सबकी ओर देखते हुए कहा, मैंने आज तुम लोगों को चार्ल्स परिवार के वंश का इतिहास बताने के लिए यहां बुलाया है। हमारे बुजुर्ग स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कई साल पहले की बात है कि दो भाई मेलकम और डोनाल्ड स्कॉटलैंड से चल करके अमेरिका चले आए थे तथा यहां टेक्सास में आकर बस गए थे। उन दिनों टेक्सास मेक्सिको का एक भाग हुआ करता था। मेलकम एवं डोनाल्ड दोनों भाई इस कदर गरीब थे कि उनको 2 समय का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता था, किंतु वे वापस स्कॉटलैंड नहीं गए। शनय शनय वे उन्नति करते गए और फलने फूलने लगे। फिर ऐसा भी समय आया कि जब सैम हॉस्टन, जिसके नाम पर यह शहर आबाद है, ने टेक्सास को मेक्सिको से अलग करना चाहा, तो उन्होंने बाद में इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने इस प्रांत को अमेरिका में संयुक्त करवाया था और शनय शनय हमारे पूर्वज धनवान हो गए। लक्ष्मी हमारे घर की दासी बन गई और आज न केवल टेक्सास प्रांत में बल्कि समूचे अमेरिका में हमारा लोहा माना जाता है। और तुम जानते हो हम इस योग्य कैसे हुए? सिर्फ इस सिद्धांत पर कि परिवार सदा इकट्ठा रहेगा और हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। ये तो हम सब भी जानते हैं बिली चाचा, फ्रैंक ने बोर होते हुए कहा। तुम तो जानते हो, किंतु टॉम तो नहीं जानता। उसी को बताने के लिए मैंने यह किस्सा सुनाया है। जब बिली जूनियर ने टॉम से साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा था, तो मैंने उस प्रस्ताव का ना कोई समर्थन किया था और ना ही कोई विरोध। तत्पश्चात जब डेबी ने टॉम से विवाह करने का निश्चय किया था, तो मैं उस समय भी तटस्थ रहा था। किंतु बाद में जब साझेदारी को अंतिम रूप देने के समय टॉम ने शर्त रखी थी कि वो नई कॉरपोरेशन का नियंत्रण अपने हाथ में रखेगा, तो उस समय इनकी इज्जत मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई थी। तब मुझे ज्ञात हुआ था कि टॉम बिजनेस करना जानता है और जो आदमी बिजनेस करना जानता हो, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। फिर बिली सीनियर ने गौर से मेरी ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुमसे यह पूछूंगा कि तुमने ये शर्त क्यों रखी थी? क्योंकि मैं स्वाधीन रहना चाहता हूं, मैं किसी के अधीन काम करना नहीं चाहता। स्वाधीन रहना बहुत ही अच्छा होता है टॉम, लेकिन एकता स्वाधीनता से भी अच्छी होती है। चार्ल्स कॉरपोरेशन में शामिल होने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? किस पद पर? मैंने पूछा। चार्ल्स कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक नीति नियोजक सदस्य के रूप में। नीति नियोजक सदस्य ही नहीं, कुछ और भी, फ्रैंक ने क्रोध से कहा। टॉम से हमारा कोई खून का रिश्ता है जो आज आप इसे बोर्ड का सदस्य बनाने की पेशकश कर रहे हैं? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। परिवार का सदस्य चार्ल्स कॉरपोरेशन के बोर्ड का सदस्य बनता है। टॉम हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। बिली सीनियर ने फ्रैंक को डांटते हुए कहा, जैक चार्ल्स की बेटी यानी तुम्हारी बहन टॉम के कारण ही जीवित है। इसने हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, अपना खून बहाया, 2 आदमियों की हत्या की, और तुम कहते हो इससे हमारा खून का रिश्ता ही नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं। यदि टॉम परिवार का सदस्य ना होता तो वो हमारे परिवार के लिए खून ना बहाता,
मेरी दृष्टि में तुम सब में से यदि कोई सही मायनों में चार्ल्स परिवार का सदस्य कहलाने का हकदार है तो वो टॉम है। फिर बिली सीनियर ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, खैर टॉम, तुम बताओ कि चार्ल्स कॉर्पोरेशन में शामिल होने के बारे में तुम्हारी क्या राय है। इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि चार्ल्स कॉर्पोरेशन के बोर्ड का सदस्य बनने से पहले तुम्हें अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। वो क्या? मैंने पूछा। टॉम, हम लोग स्कॉट मूल के हैं, हमारा खून स्कॉटिश है। हम किसी का अपमान नहीं करते, किंतु यदि कोई पहल करके हमारा अपमान करे तो हम लोग जीवन पर्यंत उसको क्षमा नहीं करते। उस हरामजादे के कारण मेरा भाई मरते मरते बचा। मेरी भतीजी यानी तुम्हारी पत्नी, जिसको आज तक किसी ने मैली नजर से नहीं देखा, उसको अपना बंदी बनाकर इस कदर उत्पीड़ित किया कि उसका गर्भपात हो गया। हमें रॉबिन्सन चाहिए टॉम, जीवित या मुर्दा। हम उसके खून के प्यासे हैं। यही तुम्हारी योग्यता का प्रमाण होगा। रॉबिन्सन को खोज निकालने के लिए तुम्हें जिस चीज, जिस साधन की आवश्यकता होगी वो हम उपलब्ध करेंगे। और ये तुम जानते ही हो कि हमारे साधन किस कदर विस्तृत है। सारांश में ये कि समूचा चार्ल्स परिवार तुम्हारे पीछे होगा। मैंने उत्तर देते हुए कहा, जहां तक साधनों का संबंध है, मैं स्वयं साधन संपन्न हूं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। और जहां तक रॉबिन्सन का संबंध है, मैं खुद उससे बदला लेने के लिए उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तात्कालिक समस्या यह है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जो ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हमारी कंपनी का गुप्तचर विभाग बहुत ही कार्यकुशल है। हमारे पास सब ऐसे यंत्र या साधन हैं जो किसी भी अच्छी गुप्तचर संस्था के पास हो सकते हैं। हम आज ही से अपने गुप्तचर विभाग को रॉबिन्सन के पीछे लगा देते हैं। वो तुम्हें उसके बारे में हर सूचना एकत्र कर देंगे। यदि जो और बिली इस काम में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बिली सीनियर ने मुझसे कहा। और मैं? फ्रैंक ने अपने चाचा से पूछा। तुम मेरे साथ कॉर्पोरेशन का काम देखोगे? मैंने बिली सीनियर से कहा, हमारी इस समस्या का समाधान बहामा में हो सकता है। मेरे विचार से रॉबिन्सन ना तो टेक्सास में है और ना ही अमेरिका के किसी अन्य प्रांत में। वो होगा तो बहामा में ही, और वहीं मैं उसे खोजने का प्रयत्न करूंगा। मैं कल डेबी को लेकर बहामा रवाना हो जाऊंगा और वहीं से इसकी शुरुआत करूंगा। डेबी को साथ लेकर? फ्रैंक ने आपत्ति करते हुए कहा, मेरे विचार में तो बेहतर यह होगा कि डेबी को यही रहने दो। मैं और डेबी एक दूसरे से काफी अलग रह चुके हैं फ्रैंक। अब हम दोनों का इकट्ठे रहना ही हम दोनों के हित में है। डेबी मेरे साथ ही जाएगी। फिर मैंने जो को संबोधित करते हुए कहा, जब तक ये रॉबिन्सन का मामला निपट नहीं जाता, मुझे 24 बॉडीगार्डों की जरूरत पड़ेगी। तुम बताओ कि तुम ये प्रबंध कर सकते हो? इसमें क्या मुश्किल है? जो ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे पास ट्रेन कमांडो हैं, उनको मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। जो ने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा, तुम मेरा एक कहना मानो। क्या? तुमने और रॉबिन्सन ने आमने सामने बैठकर बात की थी, अतः तुम्हें उसका नाक नक्शा और आम हुलिया तो स्मरण होगा ही। हमारी एक बहन है केसी, वो अपने किस्म की एक ही है, लेकिन बहुत ही सक्षम चित्रकार है। तुम उसे किसी का भी हुलिया बता दो तो वो उसका चित्र तैयार कर देगी। तुम ऐसा करो टॉम कि उसे रॉबिन्सन का हुलिया बता दो, वो उसका चित्र बना देगी। तुम्हें जहां और जो भी कमी दिखाई दे, केसी को बता देना, वो उस कमी को दूर कर देगी। इससे यह होगा कि 1-2 चित्रों के बाद हमें उसका बिल्कुल सही फोटो मिल जाएगा। उसकी हम कॉपियां निकलवा लेंगे और बांट देंगे। ऐसा करने से रॉबिन्सन को खोजने में बहुत सहायता मिलेगी। तत्पश्चात केसी से मेरा परिचय करवाया गया था। केसी ने रॉबिन्सन का खाका खींचने के पश्चात मुझसे रॉबिन्सन के हुलिये की इस बारीकी से पूछताछ की थी कि कोई पुलिस अधिकारी भी क्या करेगा। तब उसने रॉबिन्सन का चित्र उभारा था, बिल्कुल ऐसा मानो कैमरे से उसकी फोटो खींची गई हो। मैंने केसी से उस डॉक्टर का भी चित्र बनाने को कहा था जो मुझे लिफ्ट से उठाकर बाहर कार में ले गया था और फिर कार में मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। केसी ने उस डॉक्टर का चित्र भी वैसा ही बनाया था जैसी उसकी शक्ल थी। अगले दिन मैं एवं डेबी 24 बॉडीगार्डों के साथ चार्ल्स कॉर्पोरेशन के जेट में फ्रीपोर्ट चले आए थे। घर पहुंचते ही डेबी की हर समय की देखभाल के लिए मैंने अपने होटलों की चीफ नर्स किटी को उसके लिए नियुक्त कर दिया। 1-2 दिन पश्चात मैंने अपनी लड़की कैरीन को भी उसकी बुआ के पास से वापस बुलवा लिया और थीटा कॉर्पोरेशन के कामकाज की समीक्षा में लग गया। इस दौरान मैंने डेबी को क्षण भर के लिए अकेले नहीं छोड़ा। मैं अपने दफ्तर आता तो उसको अपने साथ ले आता। डेबी का खोया हुआ विश्वास वापस लौटने लगा था और उसके चेहरे की रौनक वापस आने लगी थी।
मेरी बॉडीगार्ड टीम का बॉस स्टीव वॉकर था। वो छाया की तरह मेरे पीछे लगा रहता था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो वो मेरा भी बॉस हो। जो ने मुझे अवगत करा दिया था कि बॉडीगार्ड लोग राष्ट्रपति के साथ भी ऐसे ही पेश आते हैं मानो वो राष्ट्रपति के बॉस हों। अतः मुझे स्टीव का रवैया नहीं खलता था। 3 दिन पश्चात जब मैं अपने होटल के ऑफिस पहुंचा तो स्टीव वॉकर भी मेरे साथ आया था। जब मैंने अपने ऑफिस के बाहरी कमरे में उसका अपनी सेक्रेटरी जेंसी से परिचय करवाया तो वो कमरे की समीक्षा करने में लगा हुआ था। मिस्टर मेगन, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। एक तो आपके कमरे में खुलता है और ये दूसरा ये किधर खुलता है? ये गलियारे में खुलता है, मैंने जवाब दिया। ये बिल्कुल गलत है। इसकी चाबी कहां है? जेंसी के पास। वो चाबी मेरे हवाले कर दीजिए। अब यह दरवाजा मेरी अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं खुलेगा। जेंसी ने गलियारे वाले दरवाजे की चाबी स्टीव वॉकर के हवाले कर दी। मिस्टर मेगन, अब मैं आपके ऑफिस का कमरा देखना चाहता हूं, कहकर स्टीव वॉकर मेरे ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कुछ देर पश्चात उसने बाहर आकर कहा, आपका कमरा ठीक है, आप मेरी मेज कुर्सी इसी बाहरी कमरे में लगवा दीजिए। मैंने इसके लिए जेंसी को निर्देश दिया और अपने ऑफिस में चला आया। मैं वो याद करने की चेष्टा करने लगा कि रॉबिन्सन के साथ मेरा क्या वार्तालाप हुआ था। रॉबिन्सन ने मुझसे कहा था कि कैलिस ने उसे यह बताया था कि मैं उसकी आगामी योजनाओं से भली भांति परिचित हूं। उसने यह भी बताया था कि कैलिस ने यह बात उस समय सुनी थी जब मैं सैम फोर्ड से बातें कर रहा था। मुझे भली भांति याद था कि कैलिस के डेक पर मैंने और सैम फोर्ड ने इस बात पर विचार विमर्श किया था कि कैलिस को किस तरीके से फ्रीपोर्ट ले जाया जाए। इसके अलावा मैंने और सैम फोर्ड ने उस समय आपस में बातचीत भी की थी जब कैलिस कैबिन के अंदर बेहोश पड़ा था। मुझे उस समय भी संदेह था कि कैलिस बेहोश नहीं है और बेहोशी का अभिनय कर रहा है, पर मुझे यह याद नहीं पड़ रहा था कि उस समय मैंने सैम फोर्ड के साथ क्या बातें की थी। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और अपनी सेक्रेटरी से कहा, जेंसी, तुम सब काम छोड़ दो और सैम को ढूंढकर तुरंत मेरे पास भेज दो। सैम को आपके पास भेज दूं? वो कैसे? जेंसी ने आश्चर्य से पूछा। इसलिए कि उससे मिलना आवश्यक है। परंतु मिस्टर मेगन, सैम तो नसाउ के अस्पताल में है, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तुम तुरंत मेरे कमरे में चली आओ और मुझे पूरी बात बताओ, मैंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। जेंसी दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, मिस्टर मेगन, सैम मरीना से यॉट को क्रेन से उठवा रहे थे कि यॉट का एक भारी हिस्सा उनके ऊपर आ पड़ा। अंतिम समाचार मिलने तक वो अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। ये कब की बात है? मैंने जेंसी से पूछा। यही कोई 1 सप्ताह हुआ होगा। मैं गुस्से से भर उठा। यदि रॉबिन्सन ने कैलिस की कही हुई बातों पर मेरी हत्या करने की कोशिश की थी तो इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो सैम को जीवित छोड़ दे। सैम के एक्सीडेंट की रूपरेखा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे विमान चालक बिल पीटर का विमान अकस्मात रडार के पर्दे से गायब हो गया था। मैंने जेंसी से कहा, तो मिस्टर वॉकर को मेरे पास भेज दो। जेंसी मेरे कमरे से बाहर जाती जाती रुक गई तथा संकोच से बोली, मिस्टर मेगन, ये मिस्टर वॉकर कौन है? जब से आया है सचित्र पत्रिकाएं देखे जा रहा है। उसने मुझसे कहा है कि यदि कोई अजनबी व्यक्ति कमरे में आए तो उसको इशारा कर दूं। तुम उसके बारे में कोई चिंता मत करो जेंसी, जैसा वो कहता है वैसा करो। तुम किसी से भी उसका जिक्र मत करना। कुछ देर पश्चात जब वॉकर मेरे कमरे में आया तो मैंने सैम की दुर्घटना का वृतांत उसके सम्मुख रख दिया और उससे कहा, देखो, सैम के पास चिड़िया तक नहीं फटकनी चाहिए। स्टीव वॉकर ने कान खुजाते हुए कहा, यह बहुत ही नाजुक मामला है मिस्टर मेगन। यह तभी हो सकता है यदि अस्पताल वाले हमें सहयोग देने पर तैयार हों। मैं अस्पताल वालों से बात कर देखता हूं। बहरहाल तुम इस दौरान अपने कुछ आदमियों को चौकस कर दो और उनको विमान द्वारा नासाउ भेज दो। बहुत अच्छा, कहकर स्टीव वॉकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं नासाउ अस्पताल को फोन मिलाने के लिए अपनी सेक्रेटरी जेंसी को इंटरकॉम करने वाला ही था कि उसका इंटरकॉम आ गया। मिस्टर मेगन, पुलिस उपायुक्त पेरीगार्ड आपसे भेंट करने आए हैं। यह तो मुझे ज्ञात था कि पेरीगार्ड मुझसे मिलने आएगा, पर मुझे यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ थमकेगा।